नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको हिंदू पंचांग में आने वाले अधिमास के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि अधिमास क्या होता है? अधिमास कब आता है? अधिमास की गणना कैसे की जाती है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भारतीय कैलेंडर इतने जटिल क्यों हैं? भारत में विक्रम संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर, शक संवत, ये सभी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन क्या आप इनके बारे में सब कुछ जानते हैं? इन कैलेंडरों की उत्पत्ति, उनके बीच के अंतर और उनका ऐतिहासिक महत्व, ये सब जानना न केवल रोचक है बल्कि हमारे सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कि कैसे विक्रम संवत भारत का सबसे पुराना कैलेंडर है, कैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर ने दुनिया भर में अपनी जगह बनाई और शक संवत का क्या महत्व है। हम 3 अलग अलग कैलेंडर प्रणालियों का उपयोग करते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष महत्व है। इनमें से एक महत्वपूर्ण अवधारणा है अधिमास। क्या आप जानते हैं कि वास्तव में यह क्या है, कैसे काम करता है और कितने समय के बाद आता है? आइए इस रहस्यमय विषय की गहराई में जाएं और जानें कि अधिमास क्या है और ये हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक यात्रा को। अब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की ओर बढ़ेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह वर्तमान में दुनिया भर में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला कैलेंडर है। इस कैलेंडर को आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में देख सकते हैं। यह एक सौर कैलेंडर है, जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने पर आधारित है। सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं, 12 महीने, जिसमें पहला महीना जनवरी और 12वां महीना दिसंबर होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का विकास 16वीं शताब्दी में पोप ग्रेगोरी द्वारा किया गया था। यह जूलियन कैलेंडर का संशोधित रूप है, जिसे वर्षों के बीच के अंतर को सही करने के लिए बनाया गया था। जूलियन कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष की लंबाई 365.25 मतलब 365 दिन और 6 घंटे थी, और ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक वर्ष की लंबाई 365.2425 दिन मतलब 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट होती है। इस कैलेंडर में लगभग 11 मिनट का वार्षिक अंतर रहता है और 1500 वर्षों में 16,500 मिनट हो जाता है, जिसे 60 और 24 से भाग देने पर लगभग 10 से 11 अतिरिक्त दिन आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों वर्षों में पर्याप्त अंतर पैदा हो जाता है। यह अंतर वर्ष 1582 तक लगभग 10 से 11 दिन का हो गया था। इस अंतर को समायोजित करने के लिए 5 अक्टूबर सन 1582 से 14 अक्टूबर सन 1582 तक के 10 दिन हटाए गए और कैलेंडर को पुनर्समायोजित किया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर में प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। प्रत्येक लीप वर्ष में एक अतिरिक्त दिन 29 फरवरी होता है, सिवाय उन वर्षों के जो 100 से विभाज्य हैं लेकिन 400 से विभाज्य ना हो, जैसे सन 1900 और सन 2100 100 से विभाज्य हैं लेकिन 400 से विभाज्य नहीं हैं। ऐसे वर्षों में अगर आप देखते हैं तो फरवरी महीना 28 दिन का ही होता है और एक अतिरिक्त दिन नहीं होता है। इस कैलेंडर ने 1582 में जूलियन कैलेंडर का स्थान लिया और धीरे धीरे दुनिया भर में अपनाया गया, जिससे पूरी दुनिया में लगभग एक ही तारीख हो। अब हम बात करते हैं विक्रम संवत की, जो भारत का एक प्राचीन कैलेंडर प्रणाली है। विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य द्वारा 57 ईसा पूर्व में की गई थी, यानी ईसा मसीह के जन्म के 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत शुरू होता है। यह कैलेंडर शकों पर विजय के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। यह न केवल समय की गणना का एक माध्यम है,
बल्कि भारत के समृद्ध इतिहास और विरासत का प्रतीक भी है। यह हिंदू धर्म में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसे हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है। विक्रम संवत का नया वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब प्रथम तिथि को शुरू होता है। यह आमतौर पर मार्च या अप्रैल में पड़ता है। इस दिन को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में उगादी और उत्तर भारत में चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत में 12 महीने होते हैं। चैत्र माह जो विक्रम संवत का पहला महीना है और फाल्गुन माह 12वां महीना है। विक्रम संवत में वर्ष की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे होती है। इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के किसी भी वर्ष में 57 योग करने पर विक्रम संवत का वर्ष प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए 2024 ईस्वी में 57 योग करने पर 2081 विक्रम संवत होता है। विक्रम संवत को धार्मिक उत्सवों, हिंदू त्योहारों की तिथियां निर्धारित करने, ज्योतिष और कुंडली बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो चंद्र सौर्य गणना पर आधारित है। विक्रम संवत मास चंद्रमा की कलाओं के आधार पर निर्धारित होते हैं। हिंदू पंचांग में हर माह को 2 पक्षों में विभाजित किया जाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। संस्कृत में कृष्ण का अर्थ है अंधकार और पक्ष का अर्थ है भाग। इस प्रकार कृष्ण पक्ष का मतलब होता है वह अवधि जो पूर्णिमा, पूर्ण चंद्रमा से अमावस्या, अंधकारमयी रात तक होती है, जब चंद्रमा का आकार घटता जाता है। कृष्ण पक्ष का प्रारंभ प्रतिपदा प्रथम तिथि पूर्णिमा के अगले दिन से होती है। कृष्ण पक्ष में कुल 15 तिथियां होती हैं। 11वें दिन कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और यह अमावस्या पर समाप्त होती है। संस्कृत में शुक्ल का अर्थ है प्रकाश और पक्ष का अर्थ है भाग। इस प्रकार शुक्ल पक्ष का मतलब होता है वह अवधि जो अमावस्या से पूर्णिमा तक होती है, जब चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। शुक्ल पक्ष की शुरुआत अमावस्या के दिन से होती है। यह पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। शुक्ल पक्ष में कुल 15 तिथियां होती हैं, जिन्हें प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया आदि के नाम से जाना जाता है। 11वें दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। अगर हम घड़ी में मिनट हैंड को चंद्रमा, आवर्स हैंड को पृथ्वी और स्थिर तारों को घड़ी की संख्या मान लेते हैं, तो हम देखते हैं कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में 27.3 दिन लगता है, जब इसे किसी स्थिर तारे के संबंध में मापा जाता है, जिसे सिडेरियल मास कहते हैं। यह अवधि लगभग 27.3 दिन की होती है। यह चक्र चंद्रमा की कक्षीय गति और उसकी स्थिर तारों के संदर्भ में स्थिति से संबंधित है। चंद्रमा मास लगभग 29.5 दिनों का होता है। यह सिनोडिक मास कहलाता है, यानी सिनोडिक मास वह अवधि है जो चंद्रमा को पृथ्वी से एक ही चरण जैसे अमावस्या से अमावस्या तक लौटने में लेती है। चंद्रमा के चारों ओर एक चक्र पूरा करने में लगभग 29.5 दिन लगते हैं। सिनोडिक मास और सिडेरियल मास दोनों ही चंद्रमा की कक्षाओं के मापदंड हैं, लेकिन वे अलग अलग संदर्भों में उपयोग होते हैं और दोनों ही सही हैं, मगर अधिकांश चंद्र कैलेंडर सिनोडिक मास पर आधारित होते हैं। अगर हम महीनों की संख्या 12 को चंद्र मास यानी 29.5 दिनों से गुणा करते हैं तो 354 दिन होते हैं। मतलब एक चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं, जबकि सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं। जब हम सौर वर्ष के 365 दिन में से चंद्र वर्ष के 354 दिन कम करते हैं तो यह निकल कर आता है कि एक वर्ष में अतिरिक्त
11 दिन हो जाते हैं और यही अतिरिक्त दिन 2 वर्ष में 22 दिन और सौर वर्ष के लगभग 32.5 माह में यह अंतर चंद्र वर्ष के 30 दिन तक पहुंच जाता है। आप विचार कर रहे होंगे कि ऐसा क्यों करा जाता है। यह चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के बीच के अंतर को समायोजित करने के लिए जोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया लगभग हर सौर वर्ष के 32.5 माह में एक बार होती है। इस तरह से हिंदू पंचांग चंद्र और सौर गतियों के साथ संरेखित रहता है और इस तरह चंद्र वर्ष में एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है जिसे अधिमास कहते हैं। अधिमास को मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह हिंदू पंचांग में एक विशेष महीना होता है। अधिमास एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हिंदू कैलेंडर में समय के चक्र को संतुलित करने में मदद करती है। अधिमास कब आता है? 2023 में सावन अधिमास जो 18 जुलाई को शुरू हुआ था। 17 मई 2026 में ज्येष्ठ अधिमास और 16 मार्च 2029 में चैत्र अधिमास होगा और यह अधिमास लगभग हर सौर वर्ष के 32.5 माह में एक बार आता है। हिंदू पंचांग में अधिमास का विशेष महत्व है। इस समय में विशेष पूजा पाठ, धार्मिक कार्य और आध्यात्मिक साधना का विशेष महत्व होता है। धारणा यह भी है कि अधिमास में शादी या मुंडन, बड़े निवेश या खरीदारी, नए व्यवसाय शुरू नहीं करने चाहिए। अब हम बात करेंगे शक संवत की। शक संवत भारत का एक प्राचीन कैलेंडर है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण वंश के राजा कनिष्क के राज्याभिषेक के साथ हुई थी। यानी ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद से शक संवत शुरू होता है, जिसमें संवत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है वर्ष। शक संवत का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है जो आमतौर पर मार्च अप्रैल के महीने में पड़ता है। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। शक संवत एक सौर कैलेंडर है जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने पर आधारित है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है जिसे लीप वर्ष कहते हैं। शक संवत में 12 महीने होते हैं। चैत्र माह जो शक संवत का पहला महीना है और 12वां महीना फाल्गुन होता है। आमतौर पर शक संवत 22 मार्च को शुरू होता है और एक दिन अतिरिक्त होने के कारण लीप वर्ष में 21 मार्च को शुरू होता है। लीप वर्ष में शुरू के 6 महीनों में दिनों की संख्या 31 होती है और उसके बाद के 6 महीनों में दिनों की संख्या 30 होती है। शक संवत में वर्ष की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे होती है। इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के किसी भी वर्ष में 78 घटाने से शक संवत का वर्ष प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए 2024 ईस्वी में 78 घटाने पर 1946 शक संवत होता है। शक संवत का उपयोग भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सरकारी दस्तावेजों, राष्ट्रीय पंचांग में, कुछ राज्य के स्थानीय त्योहारों में, वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थानों में किया जाता है। यह कैलेंडर भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो देश की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा अधिमास और भारतीय कैलेंडर प्रणालियों का ज्ञान हमारी संस्कृति और परंपराओं को समझने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सब हमें बताते हैं कि समय कितना सापेक्ष है, कितना जटिल है, पर फिर भी कितना व्यवस्थित है। ये सिर्फ तिथियां नहीं हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। इन प्राचीन पद्धतियों का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन, त्योहारों
और धार्मिक अनुष्ठानों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आज के आधुनिक युग में भी इन पारंपरिक कैलेंडर प्रणालियों का महत्व कम नहीं हुआ है। हमें इन ज्ञान के स्रोतों को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जीवित रहे और फलती फूलती रहे। आपको क्या लगता है, समय का सबसे दिलचस्प पहलू क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों के साथ। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।